नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी का संपर्क में आए लोग भी कराएं कोरोना जांच। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की समीक्षा बैठक, सभी जिलों के अधिकारियों रहे बैठक में शामिल। 21 दिसंबर को युवा कांग्रेस विधानसभा का करेगी घेराव, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी रहेंगे मौजूद। 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम, आप कार्यकर्ताओं ने मैंगलोर में मनीष सिसोदिया का किया जोरदार स्वागत। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के जल्द खुलेगा चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय। हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है ठंड, उत्तराखंड में ठंड के तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, कोहरे के साथ शीतलहर ने किया बेहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड प्रदेश में वन अधिकारी को लेकर स्थानीय जनजाति व वन रावतों द्वारा लंबे समय से वन अधिकारियों की मांग की जा रही है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी भी वन अधिकारियों की 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में जनजाति व वन रावतों की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगी है। वहीं वन अधिकारी कार्यक्रम के संयोजक किशोर उपाध्याय व कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष उत्तराखंड ने वन अधिकारी की 9 सूत्री मांगों को लेकर स्थानीय कांग्रेसियों के साथ शहीद स्थल खतीमा पर प्रदर्शन किया। मिलती थी, अपना अधिकार वनों में रहता था, वो सब आज बंद कर दिया गया है। तो आज अगर जानवर आके नुकसान करते हैं तो उसकी भरपाई तो सरकार करती नहीं, लेकिन अगर आदमी किसी जानवर को यहाँ नुकसान कर देता है तो उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो इसको लेके वन अधिकार आंदोलन चलाया जा रहा है माननीय किशोर उपाध्याय जी के नेतृत्व में। इसमें 9 सूत्री मांगे हैं, इसको लेके आज खटिया में कार्यक्रम हुआ और आगे ये प्रदेश के तो जंगल से लकड़ी आती थी, वो सरकार ने छीन ली, जंगल छीन लिया, लेकिन उसके लिए व्यवस्था नहीं की कि ये लोग अपना खाना कैसे बनाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं भाई यहाँ के लोगों को एक गैस सिलेंडर निःशुल्क मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन के रूप में, मुफ्त नहीं मांग रहे हैं। हमारा बिजली पानी है, हमें बिल क्यों आने चाहिए, उसके बिजली पानी यहाँ निःशुल्क होना चाहिए। प्रत्येक परिवार से एक बच्चे को जो हम अपना पानी, अपनी जवानी और अपना सारा जंगल आपको दे रहे हैं, तो एक बच्चे को जो है वो निश्चित रूप से रोजगार मिलना चाहिए। केंद्र सरकार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2010 से 2014 के बीच नाबालिग के साथ हुए दुराचार मामले पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि वह फरवरी में सीजेएम हरिद्वार को यह केस दायर करे। अगर वहां से निर्णय उनके हित में नहीं आता है तो कोर्ट मार्च में उनके द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी और मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर विचार करेगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि प्रणब पांड्या के संबंध में उच्च लोगों के साथ होने के कारण उन्हें पुलिस से मिलकर पर्याप्त सबूत होने के बाद भी केस अंतिम रिपोर्ट नहीं लगाई गई और केस बंद करने के लिए कहा गया। मामले के अनुसार अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 2010 से 2014 में छत्तीसगढ़ के एक गरीब माता पिता ने अपनी नाबालिग 14 साल की पुत्री को देहरादून निवासी प्रणब पांड्या और उनकी पत्नी को यह काम करने के लिए छोड़ा था। प्रणब पांड्या ने 14 साल की नाबालिग के साथ कई बार दुराचार किया, जिसकी शिकायत तो पीड़िता ने उनकी पत्नी से की, तो नाबालिग को डरा धमकाकर उसका मुंह बंद करा दिया गया। याचिकाकर्ता की मांग है कि इनका खाता सील करने के साथ ही उत्तराखंड में इनके द्वारा संचालित किए जा रहे चार्टर्ड यूनिवर्सिटी पर भी कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि पांड्या शांतिनी कुंज आश्रम के प्रमुख श्री राम शर्मा के दामाद हैं। पीड़िता ने पांड्या की पत्नी शैलजा के खिलाफ दिल्ली के विवेक विहार में 0 FIR भी दर्ज कराई है। आज याचिका संख्या 209/2020 कार्यवाहक न्यायमूर्ति श्री रवि कुमार मलिमत एवं न्यायमूर्ति श्री आलोक वर्मा जी की कोर्ट में लगी थी, जिसमें मेरे द्वारा ये मांग की गई थी कि जो शक्ति सिंह नाम की लड़की जिसने रेप की FIR दर्ज कराई थी प्रणब पांड्या और उनकी पत्नी के ऊपर, उसको किस तरीके से अपने प्रभाव से, राजनीतिक प्रभाव, धन बल के प्रभाव से, अपने संपर्कों से उसमें पांड्या जी ने FIR लगवा दी थी। देहरादून में जहां एक तरफ आगामी 21 दिसंबर से विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, तो वहीं
दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि आगामी 21 दिसंबर को किसानों की समस्याओं और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसके चलते 21 दिसंबर को सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करते हुए सरकार के चेहरे को बेनकाब करने का काम कांग्रेस करेगी। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण इस देश में मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, जो आंकड़ा आज की तारीख में आपके सम्मुख है, जब हम सरकार में थे तब ये नहीं था। जो आंकड़ा आज की तारीख में आपके सम्मुख है कि पूरे राष्ट्र के अंदर उत्तराखंड राज्य बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर खड़ा है। हम जब सरकार में थे निश्चित रूप से हमने हर सेक्टर में भर्ती खोलने का काम किया और नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मैंगलोर पहुंचे, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया का जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद मनीष सिसोदिया हरिद्वार के लिए निकल गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मनीष सिसोदिया का 2 दिवसीय दौरा है। पिछले साल देहरादून में आयोजित हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में बेहतर कार्य करने वाले विधानसभा कर्मियों को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शताब्दी वर्ष के तहत होने वाले कार्यक्रमों का भी शुभारंभ किया। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का प्रथम सम्मेलन 14 सितंबर 1921 में शिमला में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में शताब्दी वर्ष श्रृंखला के तहत संपूर्ण देश के विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष का जो उत्तराखंड है, संसाधनों में कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सक्षम नहीं है हम लोग, और उसके बावजूद इतना बड़ा प्रस्ताव आया तो मुझे लगता था कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आज उस की वर्षगांठ पे आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारा कार्यक्रम इतना बढ़िया, इतना अच्छा संपन्न हुआ, इतना सफल संपन्न हुआ कि बार बार माननीय हमारे जितने पूरे अन्य राज्यों के जो हमारे पीठासीन अधिकारीगण हैं, अनेकों बार उन्होंने हमारे उत्तराखंड के उस कार्यक्रम की प्रशंसा की है। तो आज जिन हमारे कार्मिकों ने बहुत सुंदर उस समय काम किया था, जिसके नाते बहुत प्रशंसा मिल रही है। पुनीत टंडन ने आगामी 20 दिसंबर को होने वाले नैनीताल मल्लीताल व्यापार मंडल में पारदर्शिता से चुनाव न कराने का आरोप लगाते हुए व्यापार मंडल की सदस्यता छोड़ने के साथ उपाध्यक्ष पद से नाम वापस लेने का निर्णय लिया है। पुनीत टंडन ने बताया कि वो मल्लीताल व्यापार मंडल की नीतियों से त्रस्त हुए हैं। व्यापारियों के साथ मिलकर जल्द ही नए व्यापार मंडल का गठन करेंगे ताकि नैनीताल के व्यापारियों को एक मजबूत और पारदर्शी संगठन मिल सके, जो व्यापारियों के हितों को समझते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि व्यापार और व्यापारियों के हितों के लिए बनाया गया संगठन संदेहपूर्ण है, जिसे शुद्ध होकर उन्होंने मल्लीताल व्यापार मंडल से सभी रिश्ते तोड़े हुए और मेंबरशिप से त्याग पत्र देते हुए नैनीताल नैना व्यापार मंडल बनाने का ऐलान किया है। मैं इस चुनाव से, देखिए जो परिस्थितियां मेरे सामने आई हैं चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर, मैंने बहुत कोशिश करी कि हम इसको सुचारू रूप से करा सकें और लेके आ सकें, लेकिन आज की स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें आज भी 1100-1150 वोटर बने हुए हैं और हमें ये नहीं पता कि वो वोटर कौन वोटर हैं। तय किया है कि इसमें अभी भी निष्पक्षता और जो एक पारदर्शिता की बात है वो पूर्ण नहीं हुई है। तो इस वजह से मैंने ये फैसला लिया है कि भाई मैं इस चुनाव से अपना जो नामांकन है वो वापस लूंगा। और उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर केंद्र सरकार व केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एचसी ने यह कहा जवाब 4 सप्ताह के अंदर देना होगा। बता दें कि आईएफएस अधिकारी संयुक्त सचिवों के सीधे भर्ती मामले में तमाम दस्तावेजों के साथ अनियमितता के आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने सीएटी नैनीताल के बजाय दिल्ली में सुनवाई याचिका दायर की। हालांकि सीएटी इस पर राजी हो गया। कैट के आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर कैट व केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। पेयजल आपूर्ति न होने सभासदों ने जल संस्थान के कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की है। नारेबाजी करने का कारण बीते 2 सप्ताह से पानी की आपूर्ति सुचारू तरीके से न होने की है।
जिसके चलते आज नगर पालिका गौचर के सभासदों ने स्थानीय व्यापारियों व नागरिकों के साथ जल संस्थान का घेराव किया। वहीं सभासदों ने बताया कि पेयजल आपूर्ति बाधित होने के कारण स्थानीय निवासियों के अलावा व्यवसायियों को भी पशुपालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो सभासद तालाबंदी की चेतावनी देंगे। इसके लिए उन्होंने अधिशासी अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा है। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर डोईवाला से है, जहां विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन के साथ सदस्य राज्य मंत्री करण वोरा, शादाब शम्स, कृष्ण कुमार सिंघल, अनिल गोयल के साथ तमाम लोग शिरकत करने पहुंचे। बता दें कि इस दौरान उत्तराखंड पुलिस प्रशासन की ओर से एसपी देहात परमिंदर सिंह डोभाल भी मौजूद रहे। वहीं मंच पर मौजूद वक्ताओं ने भाजपा सरकार की और केंद्र सरकार और राज्य सरकार अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चल रही योजनाओं को गिनाया। कि बता दिया, कार्यक्रम में सीएम के शिरकत करनी थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सीएम डोईवाला नहीं आ पाए। जी से भी अनुरोध है वो मंच पर आ जाए। ग्वासीकोटी क्षेत्र के 3 दशक पुरानी मांग पूरी हो गई है। बता दें कि विधायक मीना गंगोला ने आज गांव-कोटी पेयजल योजना का भूमि पूजन किया और यह पेयजल योजना 13 करोड़ 26 लाख की लागत से बनेगी, जिसमें ग्वासीकोट क्षेत्र के बड़ी आबादी लाभान्वित होगी। विश्व अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर सितारगंज कोतवाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के पत्र के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक महोदय कोतवाली सितारगंज द्वारा क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के साथ गोष्ठी का आयोजन कर अल्पसंख्यक अधिकारियों के संबंध में अवगत कराया गया। कोतवाली सितारगंज में हर वर्ष की भांति 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसमें क्षेत्र के सभी धर्मों के लोगों को शिरकत करते हैं। कोतवाल सालुद्दीन ने बताया कि अल्पसंख्यकों को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कोतवाली में मनाया गया। दिवस में मुस्लिम, पंजाबी, फारसी, ईसाई आदि अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में बताया गया और इन योजनाओं को लेने के बारे में भी जानकारी दी गई। आज सभी हर वर्ष की तरह इस बार भी 18 दिसंबर को जो विश्व अल्पसंख्यक दिवस है वो यहाँ भी मनाया गया और सभी मजहब या धर्मों के नुमाइंदे यहाँ शामिल थे। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और क्रिश्चियन वगैरह सभी थे। और जो संविधान अनुच्छेद 25-30 तक उसमें जो अल्पसंख्यक अधिकारों को सुरक्षित संरक्षण दिया गया है उनके बारे में बताया गया। जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों को चलाई गई हैं उनके बारे में बताया गया है।
लालकुआं में एक सप्ताह से लोगों को धूप के दर्शन नहीं हो पाए। इस बढ़ती ठंड में जहां पहाड़ों में खिलखिलाती धूप और बर्फबारी से लोग मजे ले रहे हैं, वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की चपेट पूरा शहर ढका हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। एक सप्ताह से धूप के दर्शन नहीं होने के कारण थोड़ी राहत आने वालों राहगीरों को मिल पा रही है। वहीं जिला प्रशासन भी राहगीरों की जगह जगह अलाव जला रहे हैं। जो बेचारे जिनके पास रहने के लिए वो नियर रोड के किनारे रहते हैं और रिक्शा वाले हैं, कुछ जो डिलीवरी करते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी का हो रहा है। हालांकि कहीं कहीं पे देखा जा रहा है कि कुछ अलाव की व्यवस्था करी गई है। हाँ, ये नगर पालिका ने बहुत अच्छे काम करे हैं और बाकी यहाँ के थाना ने भी यहाँ अपने ठीक कोतवाली के आगे अलाव जला के बहुत अच्छा व्यवस्था करी है, जिससे कुछ ठंड की से दूरी भगाया जाए। एक हफ्ते से धूप नहीं आ रही है, बहुत इस बार बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ी है और टाउन एरिया ने थोड़ा यहाँ अलाव का कर रखा है और इससे थोड़ी राहत है, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रही है। मैं खड़ा हूँ उस समय लालकुआं में और देख सकते हैं मेरे पीछे जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक आपको कोहरे की चादर में पूरा शहर नजर आएगा। ऐसे में एक हफ्ते से करीब लोगों को धूप के दर्शन नहीं हुए हैं और बुजुर्ग लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कड़कड़ाती धूप में बुढ़ापे में जो दिक्कतें पैदा होती हैं वो कई ज़्यादा परेशानी लाती है। ऐसे में प्रशासन ने जगह जगह कहीं पे अलाव की व्यवस्था शुरू करी है, पर अलाव से कितना लोगों को राहत मिलेगी और धूप के दर्शन कब हो पाएंगे ये देखना बाकी होगा। उमेश पंत, के न्यूज़, लालकुआं। उत्तराखंड मौसम विभाग की एक बार और एडवाइजरी जारी कर मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे में हरिद्वार, उधम सिंह नगर सहित निचले मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं आने वाले 20 और 21 दिसंबर को भी मौसम में कुछ खासा बदलाव नहीं होगा, यानी कि आने वाले समय में ठंड से लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। इस समय बात करें तो पहाड़ से लेकर मैदान तक शीतलहर और कोहरा सड़क पर दिखाई दे रहा है। मौसम के लिए बात करें, आज 18 तारीख दिसंबर की हो गई है और मौसम में आप देख रहे हैं उत्तराखंड के लिए कि जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं उधम सिंह नगर और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें पिछले 2 दिन से जो है कोल्ड डे कंडीशन जो है, जिसमें कि दिन में पूरा ठंडा रहता है, तो उस तरह की सिचुएशन वो बनी हुई 2 से 3 दिन पीछे जो है, और आज भी ये सिचुएशन बनी रहेगी 18 तारीख को भी, और 19 में भी ऐसा लग रहा कि ये सिचुएशन रहेगी। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र के जयनगर में रहने वाले 3 युवकों का दम घुट गया, जिसमें 2 की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल युवक अनुपम को रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों लोग एक किराए के कमरे में रहते थे। ठंड ज्यादा होने की वजह से रात में अंगीठी जलाकर सो गए, जहां अत्यधिक धुआं निकलने की वजह से 2 की मौत हो गई और तीसरा बेहोश हो गया। ये 3 लड़के कोयला और लकड़ी जला के घर में सो रहे थे और इनको पता ही नहीं चला कब इनकी मृत्यु हो गई। 2 इसमें से हमारे पास मृत्यु अवस्था में आए हुए हैं और एक का इलाज इनके मुताबिक मेडिसिटी अस्पताल में चल रहा है। इनको मोस्ट प्रोबेबली कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी के कारण इनकी मृत्यु हुई है। खबर लालकुआं से है, जहां हल्दूचौड़ क्षेत्र में नेशनल हाईवे द्वारा अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते दुकानों को तोड़ने का काम हो रहा है। ऐसे में हाईवे के अधिकारी द्वारा कई लोगों को जहां मुआवजा दिया गया, तो वहीं कई गरीबों को इस ठंड में बेघर भी किया गया। वहीं बेघर हुए एक बुजुर्ग महिला ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि इस ठंड के मौसम में मैं कहां जाऊं, कैसे किसके पास जाऊं। वहीं एनएच के अधिकारियों ने इस पर बोलने से मना कर दिया। रुड़की के झबरेड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पिछले महीने दादा, ससुर और ननद की हत्या करने के मामले में अन्नू नाम के एक विवाहिता और उसके अवैध संबंध रखने वाला हत्या में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से हत्या में प्रयुक्त नशे की गोलियां और तकिया को बरामद कर लिया है। वहीं अन्नू अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की भी हत्या करने की फिराक में थी, लेकिन शक होने के मामले पर शिकायत के बाद 24 घंटे के अंदर दोनों हत्याओं का खुलासा किया गया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सूरज कुमार के द्वारा थाना झबरेड़ा पर यह तहरीर दी गई कि अभियुक्तों रोहित उर्फ रामू निवासी सहारनपुर और रिया उर्फ अन्नू निवासी झबरेड़ा के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उसके दादा महेंद्र और उसकी बहन की हत्या कर दी गई है और परिजनों को गुमराह किया गया है। इस संबंध में अंतर्गत धारा 302, 120, 201 आईपीसी के अभियोग पंजीकृत कर
थानाध्यक्ष झबरेड़ा रविंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। उक्त टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलन कर दोनों अभियुक्तों रोहित उर्फ रामू निवासी सहारनपुर और रिया उर्फ अन्नू निवासी झबरेड़ा को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के प्रयासों में अपना योगदान दें। अगर कोरोना का कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई हो, तो डरे नहीं और न ही छुपाएं। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर जांच जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्टिंग हेतु व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना जरूरी है। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुखबिर की सूचना पर प्रभागी वन अधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी और प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी अभिमन्यु IFS बारकोली रेंज सितारगंज के नेतृत्व में वन विभाग व राजस्व के साथ पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध लकड़ी बरामद की। ग्राम प्रधान के सहयोग से सर्च वारंट के साथ नकहा नया गांव में बेलगुए बंदे और जाने वाले रोड पर बंदे पड़े हुए कार्रवाई की गई है। टीम ने ताला तोड़कर कमरे से 20 साल के नग और 2 सागौन के नग बरामद किए हैं। मुखबिर के थ्रू सूचना मिली कि एक बंद घर में नका गांव में एक बंद घर में अवैध प्रकाश का स्टोरेज किया गया है। उसके क्रम में हमने फिर राजस्व विभाग, पुलिस और वन विभाग और ग्राम प्रधान के साथ लेके इसमें हमने ताला तोड़ के सर्च वारंट के थ्रू हमने अवैध प्रकाश बरामद किया। 20 साल के नग है और 2 सागौन के नग बरामद हुए हैं। उत्तराखंड सचिवालय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत के दौरान CEO स्मार्ट सिटी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कराए जा रहे सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे कराए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि निर्माण कार्यों से आम जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए समय समय पर ठेकेदारों को या आदियों के साथ बैठक की जा रही है। जो काम हमारे चल रहे हैं वो जून 2022 तक के लिए स्मार्ट सिटी के टोटल काम जो है वो हैं। कल ये निर्देश हैं कि कामों को समयबद्ध तरीके से जल्दी अगर करा जा सके तो उसका प्रयास करना है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उसके क्रम में हम लोग अभी और भी अपना मैन पावर बढ़ा रहे हैं, जिससे हम काम को और भी कर लें और बिफोर शेड्यूल उसको पूरा करें। राजधानी देहरादून में इन दिनों स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, जिसके चलते देहरादून का परेड ग्राउंड व्यस्त है। लेकिन 26 जनवरी नजदीक आते ही जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, जिसकी जानकारी देते हुए स्मार्ट सिटी के CEO आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 26 जनवरी को परेड होनी है और हमारा पूरा प्रयास है कि वो परेड ग्राउंड में ही हो। परेड ग्राउंड में ओल्ड सर्व रोड की ओर पूरी तैयारी की जा रही है। 26 जनवरी तक वहां पर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, जो 26 जनवरी को हमारी परेड होनी है, हमारा पूरा प्रयास है कि परेड ग्राउंड में हो और जिस तरफ परेड होनी है, जो ओल्ड सर्वे रोड है, उस तरफ की पूरी तैयारी की जा रही है और 26 जनवरी को वहाँ हो जाएगा। हमारे जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से काम चल रहा है और इस बार की जो परेड है वो सड़क की तरफ होगी, जैसे कि और जगहों पर
परेड होती हैं और इस बार की परेड लंबी होगी जिससे कि पब्लिक भी काफ़ी उसको देख पाए। खबर देहरादून से। उत्तराखंड एक पर्यटन स्थल माना जाता है जहां क्रिसमस डे और नववर्ष पर अन्य प्रदेशों से भी घूमने के लिए लोग आते हैं। तो वहीं अब क्रिसमस डे व नववर्ष के नजदीक आ गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए जिला अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें यदि कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड घूमने आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि क्रिसमस डे और नववर्ष पर उत्तराखंड काफी लोग घूमने आते हैं, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। स्मार्ट सिटी पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। देखिए, क्रिसमस और नया साल जो है उसमें जैसे कि है कि स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बाकी जितने लोग हैं जो सिम्टोमेटिक लोग हैं उनके लिए टेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है, रैंडम टेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है और अभी इस चीज़ पर निर्णय लिया जाएगा कि जो नए साल की पार्टियां होती हैं वो अलाउ की जाएंगी या नहीं। अच्छा सर, आखिर में फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।